सुप्रभात बच्चों। आज हम हरियर का पृष्ठ संख्या 16 से आरंभ करेंगे। समय की कमी होने के कारण केवल इसकी व्याख्या करेंगे, अनुच्छेद को पढ़ेंगे नहीं। जब हरियर काका के सभी भाई हरियर काका के साथ जबरदस्ती करने लगे तो हरियर काका उनका विरोध कर रहे थे। इसके बाद सभी भाइयों में हाथापाई शुरू हो जाती है। उस समय हरियर काका अपने घर से निकलकर गांव में भाग जाना चाहते थे, लेकिन उनके भाइयों ने उनको बहुत ही मजबूती से पकड़े हुए था। और जब हरियर काका इसका विरोध करते तो वे लोग इनके ऊपर प्रहार भी करने लगे थे। अकेले हरियर काका अपने सभी भाइयों से लड़ने में असमर्थ थे, जिस कारण उन्होंने अपने बचाव और रक्षा के लिए खूब ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। जब हरियर काका ने चिल्लाना शुरू किया तब भाइयों को होश आया कि मुंह तो पहले ही बंद कर देना चाहिए था। उसी समय उसके भाई उनको ज़मीन पर पटक देते हैं और उनके मुंह में कपड़ा ठूस देते हैं, लेकिन ऐसा करने से पहले ही हरियर काका की आवाज़ गांव में पहुंच जाती है। जो मोहल्ले के लोग हैं वो दलान में जुटने लगे थे। इस पर जो ठाकुर बाड़ी के पक्षधर के लोग थे उन्होंने तुरंत महंत तक यह खबर पहुंचाई और उसी समय हरियर काका के परिवार और रिश्ते नाते के लोग गांव को समझा रहे थे कि यह परिवार का निजी मामला है, इसमें दूसरे लोगों को क्या मतलब। लेकिन जब महंत को यह बात पता चली तो वो तुरंत फुर्ती के साथ पुलिस को लेकर वहां पर आ पहुँचे। जब पुलिस वहां आ गई तो निजी मामले का सवाल खत्म हो गया। घर की तलाशी शुरू हो गई। फिर हरियर काका को उससे भी बुरी हालत में पाया गया जैसा कि वह ठाकुरबाड़ी से मिले थे। एक बार पुनः हरियर काका को मुक्त किया गया और उन्होंने पुलिस को बताया कि उनके भाइयों ने उनके साथ क्या क्या जुल्म और अत्याचार किए। उनके साथ जबरदस्ती कागज़ों पर अंगूठे के निशान लिए और उन्हें खूब मारा पीटा और कोई भी दुर्गति बाकी नहीं छोड़ी। अगर जरा सी देर और हो जाती पुलिस को पहुंचने में तो शायद उनके भाई उन्हें मार देते। इस तरह का बयान वह पुलिस के सामने दर्ज करा रहे थे। हरियर काका ने अपनी पीठ, माथे और पांव पर कई जगह जख्म के निशान दिखाए जो उभर आए थे। उसके निशान साफ दिखाई दे रहे थे। वो बहुत घबराए हुए से लग रहे थे, काँप रहे थे। अचानक गिरकर बेहोश हो जाते हैं। मुंह पर पानी छींटकर उन्हें फिर से होश में लाया जाता है। भाई और भतीजे तो पुलिस को देखते ही वहां से फरार हो जाते हैं। पुलिस की पकड़ में रिश्ते के 2 व्यक्ति आए और रिश्ते के शेष लोग भी वहां से फरार हो चुके थे। हरियर काका के साथ घटी घटनाओं में यह अब तक की सबसे अंतिम घटना है। इस घटना के बाद काका अपने परिवार से एकदम अलग रहने लगे थे। उनकी सुरक्षा के लिए राइफलधारी पुलिस के 4 जवान तैनात किए गए थे। हालांकि इसके लिए उनके भाइयों और महंत की ओर से काफ़ी प्रयास किए गए हैं। अर्थात जो राइफलधारी पुलिस के जवान हैं वे हरियर काका के भाइयों की ओर से और महंत की ओर से लगाए गए थे। असल में भाइयों को चिंता थी कि हरियर अकेले रहेंगे तो हरियर को ठाकुरबाड़ी के जो महंत और उनके लोग हैं वह फिर से उनको उठाकर ले भागेंगे। और यही चिंता महंत जी को भी थी कि हरियर अगर अकेले रहेंगे तो वह सुरक्षित नहीं रहेंगे, उनके भाई फिर से उन्हें धर दबोचेंगे। इसलिए जब हरियर काका ने अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस की मांग की तब उनसे दूर रहकर भी उनके भाई और महंत जी ने उनकी पैरवी की और अपने पैसे से खर्चा पहुंचाकर उनको यह सहायता पहुंचाई। यह उनकी सहायता का ही परिणाम है कि एक व्यक्ति की सुरक्षा के लिए गांव में पुलिस के 4 जवान तैनात कर दिए गए हैं। लेखक आगे लिखता है कि जहां तक वह समझता है फिलहाल हरियर काका पुलिस की सुरक्षा में जरूर रह रहे, लेकिन वास्तव में यह जो सुरक्षा है वह ठाकुरबाड़ी और अपने भाइयों की ओर से मिल रही है। दरअसल बात यह है कि ठाकुरबाड़ी के साधु संत और हरियर काका के भाई
इस बात के प्रति पूरी तरह से सतर्क है कि उनमें से कोई या गांव का कोई अन्य हरियर काका के साथ जोर जबरदस्ती न करने पाए, जिस कारण वे दोनों उनको सुरक्षा प्रदान कर रहे थे। साथ ही अपना सद्भाव और मधुर व्यवहार प्रकट कर पुनः उनका ध्यान अपनी ओर खींच लेने के लिए दोनों दल प्रयास कर रहा था कि जो हो गया उसे भूल जाइए, हम आपका भला चाहते हैं, जिस कारण आपको सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, हमें माफ़ कर दीजिए वगैरह वगैरह। उनके मन में ऐसे विचार चल रहे थे। हरियर काका के गांव में एक नेताजी भी थे। वह न तो नौकरी करते थे और न ही खेती गृहस्थी, फिर भी 12 महीने मौज करते रहते। क्यों? क्योंकि उनके पास राजनीति की जादुई छड़ी है। उनका ध्यान हरियर काका की ओर जाता है। वह उसी समय गांव के कुछ विशेष लोगों के साथ उनके पास पहुंचते हैं और यह प्रस्ताव रखते हैं कि उनकी जमीन हरियर काका सरकार को दे दे, जिस पर हरियर उच्च विद्यालय नाम से एक हाई स्कूल खोला जाए। इससे उनका नाम अमर हो जाएगा, उनकी जमीन का सही उपयोग होगा और गांव के विकास के लिए एक स्कूल मिल जाएगा। लेकिन हरियर काका के ऊपर तो अब कोई भी दूसरा रंग चढ़ने वाला नहीं था। नेताजी को भी वहां से निराश होकर लौट जाना पड़ता है। उन्हीं दिनों की बात है कि गांव में जगह जगह पर केवल हरियर काका की ही चर्चा होती है। चाहे किसी का आंगन हो, चाहे खेत हो, चाहे खलिहान हो, या अलाव हो, या बगीचे हो, या बरगद का पेड़ हो, हर जगह उनकी ही चर्चा। उनकी चर्चा के सामने गांव का कोई अन्य चर्चा फीका पड़ता, कुछ भी उनके सामने टिकता नहीं था। इतनी चर्चा होती हरियर काका के बारे में। गांव में हरियर काका के अलावा और भी घटनाएं घटती, लेकिन हरियर काका का जो घटना है उसके सामने अन्य घटनाएं बिल्कुल फीकी मालूम पड़ती। स्थिति ऐसी हो गई थी कि गांव में हरियर काका की बात छिड़ती तो फिर उसका कोई अंत ही नहीं। लोग तरह तरह की संभावनाएं व्यक्त करने लगे थे। राम जाने क्या होगा। दोनों ओर के लोगों ने अंगूठे का निशान ले लिया है, लेकिन हरियर ने अपने बयान दर्ज कराया है कि वे दोनों लोगों में से किसी को अपनी जमीन का उत्तराधिकारी नहीं मानती, क्योंकि उन दोनों ने जबरदस्ती उनके अंगूठे का निशान लगाया था। ऐसी स्थिति में हरियर काका के जमीन का मालिक कौन होगा यह कोई नहीं जानता था। गांव के लोगों के बीच बहस छिड़ जाती कि उत्तराधिकारी कौन होगा। उत्तराधिकारी के कानून पर जो जितना जानता था उससे 10 गुना अधिक कह डालता था, फिर भी कोई इसका समाधान निकलता नजर नहीं आ रहा था। रहस्य खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। आशंकाएं बनी रहती, लेकिन लोग आशंकाओं को नज़रअंदाज कर अपनी पक्षधरता शुरू कर देते कि उत्तराधिकारी ठाकुर बाड़ी को मिलता तो ठीक रहता। दूसरी ओर को लोग कहते कि हरियर के भाइयों को मिलता तो ज़्यादा अच्छा रहता। ठाकुर बाड़ी के साधु संत और काका के भाइयों ने कब क्या कहा, यह खबर बिजली की तरह एक ही बार पूरे गांव में फैल जाती। खबर झूठी है कि सच्ची, इस पर कोई ध्यान नहीं देता। जिसे खबर मिलती वह उसमें नमक मिर्च लगाकर उसे आगे बढ़ा देता। एक खबर आती कि महंत जी और हरियर काका के भाई इस बात के लिए अफसोस कर रहे हैं कि अंगूठे के निशान लेने के बाद उन्होंने हरियर को ख़त्म क्यों नहीं कर दिया। बात आगे बढ़ती ही नहीं। अगर हरियर को मार देते तो वह अपना बयान पुलिस के सामने दर्ज करा ही नहीं पाते कि उत्तराधिकारी वे लोग नहीं हैं। एक और भी खबर आती, या दूसरी खबर आती कि हरियर मरेंगे तो उन्हें अग्नि प्रदान करने के लिए ठाकुर बाड़ी के साधु संतों और काका के भाइयों के बीच काफ़ी लड़ाई होगी। दोनों पक्ष अपनी अपनी ओर से अग्नि प्रदान करने का निश्चय कर चुका है। इस संदर्भ में उनकी लाश हस्तगत करने के लिए खून की नदी बहेगी। अर्थात हरियर जब मरेंगे तो उनकी चिता को कौन आग देगा। दोनों पक्ष अपनी अपनी से पूरी तैयारी कर लिया और उनकी लाश को हथियाने के लिए दोनों ओर से खूब लड़ाई होगी, जिसमें खूब खून बहेगा। एक तीसरी खबर भी आती है
वह यह है कि हरियर के मरने के बाद उनकी ज़मीन पर कब्जा करने के लिए उनके भाई अभी से तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए इलाके के मशहूर डाकू बूटन सिंह से उन लोगों ने बातचीत पक्की कर ली है। हरियर के भाइयों ने बूटन सिंह के साथ एक समझौता किया है। वह इस प्रकार है कि बूटन सिंह हरियर के 15 बीघे खेत में से 5 बीघे खुद लेगा और उस पर दखल कर देगा। इससे पहले भी इस तरह के 2-3 मामले बूटन ने निपटाए हैं। पूरे इलाके में उसके नाम की तूती बोलती है, अर्थात उसकी बहुत चलती है। बूटन सिंह बहुत प्रभावशाली है। एक चौथी खबर भी आती कि महंत जी ने निर्णय ले लिया है कि हरियर के मरने के बाद देश के कोने कोने से साधुओं और नागाओं को वह बुलाएंगे। तो इस तरह की खबर गांव में फैलती। यह खबर कितनी सच्ची है इस पर कोई ध्यान नहीं देता, बस खबर मिली और उसमें नमक मिर्च मसाला डालकर आगे बढ़ा दिया। इस पर गांव का जो वातावरण है वह बहुत ही रहस्यात्मक और भयावनी खबरों से भरा गया है, अर्थात किसी को पता नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। दिन प्रतिदिन आतंक का माहौल गहराता जा रहा है। सबके मन पे यही बात है कि हरियर कोई अमृत पीकर तो आया नहीं, एक न एक दिन तो उसे मरना ही है। फिर यह भयंकर तूफान की चपेट में यह गांव आ जाएगा। उस वक्त भगवान जाने क्या होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। यह कोई छोटी लड़ाई नहीं है, एक बड़ी लड़ाई है। जाने अनजाने पूरा गांव इसकी चपेट में आ जाएगा। इसलिए लोगों के अंदर भय भी है और प्रतीक्षा भी, एक ऐसी प्रतीक्षा जिसे इनकार भी नहीं किया जा सकता और भविष्य में उसको टाला भी नहीं जा सकता। और जो हरियर काका है वे बिल्कुल चुप हो गए, मौन हो गए। उनको अपनी ज़िंदगी के शेष दिन काट रहे हैं। उन्होंने एक नौकर रख लिया है, वही उन्हें बनाता है और खिलाता है। उनके हिस्से की ज़मीन पर जितनी फसल होती है उससे अगर वो चाहते तो मौज की ज़िंदगी बिता सकते थे, लेकिन वह तो गूंगेपन का शिकार हो गए। कोई बात कहो, कुछ पूछो, कोई जवाब नहीं, बस खुली आंखों से बराबर आकाश को निहारते रहते हैं। सारे गांव के लोग उनके बारे में बहुत कुछ कहते सुनते हैं, लेकिन उनके पास अब कहने के लिए कोई भी बात नहीं है। पुलिस के जवान हरियर काका के खर्चे पर ही खूब मौज मस्ती से रह रहे। जिनका धन वह रहे उपास, खाने वाला करे विलास। यह वाली घटना है कि हरियर काका की ज़मीन है, वे विलास नहीं कर पा रहे हैं, वे उपवास रख रहे हैं, उनको खाने पीने को उतना नहीं मिल रहा। और जिनका धन नहीं है वे लोग बहुत विलास कर रहे हैं। अब तक जो नहीं खाया था वो सब वो लोग खा रहे हैं। दोनों वक्त ठीक से खाने को उनको मिलता है। ये सब हरियर काका के पैसे से मिल रहा है। यहाँ पर पुलिस वालों की बात की जा रही है। मेरे प्यारे बच्चों, पाठ का समापन हुआ। धन्यवाद। सबका दिन शुभ हो।